आदाब। नमस्कार। थोड़ी देर से आया, सवेरे आ नहीं पाया। खैर, मैं अपने थोड़े से और वो लम्हे याद करने आया हूँ जो मैंने एडवर्टाइजिंग में गुजारे। रेडियस एडवर्टाइजिंग के 18 साल मेरी ज़िंदगी का एडवर्टाइजिंग में सबसे सुनहरा दौर रहा। वहाँ बहुत अच्छे इंसानों से मुलाकात हुई। वहाँ बहुत अच्छे प्रोफेशनल मिले। वहाँ बहुत अच्छे दोस्त मिले। वहाँ बहुत अच्छे साथी मिले। दर्द होता है कि वो दोस्त, वो प्रोफेशनल जिनके साथ कभी काम किया था, सब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और उनमें से ज़्यादातर की ऑबिचुअरी मैं खुद लिख चुका हूँ। बहुत कम दोस्त बचे हैं। अब उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाती है बहुत बहुत दिनों तक। अब इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में भी कोई दुनिया है या नहीं है, इसका दावा मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि शायद यही एक दुनिया है जहां हम मौजूद हैं। खैर, आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो हिंदुस्तानी इंडियन रिकॉर्ड्स के लिए अब सबसे मोतबर, सबसे रिलायबल बुक बन गई है, वो दरअसल जब हम रेडियस में थे तब 1988 मतलब 1988 1989 के आसपास बातचीत का जो दौर शुरू हुआ था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए एक गिनीज बुक है, इंडियन रिकॉर्ड्स के लिए ऐसी कोई ख़ास किताब नहीं है। उन दिनों हम जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे, वही लोग क्लाइंट का पब्लिक रिलेशंस या पब्लिसिटी भी देखा करते थे। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में जो फ़र्क है वो ये है कि एडवर्टाइजिंग तो पैसे देकर
जगह, टाइम, स्पेस खरीद कर की जाती है। पब्लिसिटी दरअसल प्रोपेगेंडा होती है जो आपको किसी भी मीडियम में उस मीडियम के एडिटोरियल के तौर पर शामिल करवानी होती है। होता वो प्रोपेगेंडा ही है। वहाँ भी आपको कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया के बारे में लिखवाना होता है, खबर के तौर पर लिखवाना होता है, फीचर के तौर पर लिखवाना होता है, कुछ इस तरह से करवाना होता है कि वो इश्तिहार, विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग न लगकर किसी तीसरे आदमी की, न एजेंसी न क्लाइंट, बल्कि किसी तीसरे आदमी की राय लगे। इसको पब्लिसिटी कहते हैं। बहुत ज़माने तक भारत में पब्लिक रिलेशंस की अलग दुकानें नहीं हुआ करती थी, एजेंसियां नहीं हुआ करती थी। उनका वजूद 1900 मुझे ये ईयर याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको शायद याद हो कि कहीं एक स्कैम हुआ था जिसमें बहुत सारे बैंक्स में घोटाला हुआ था। क्या नाम था उस शख्स का? वो स्कैम टाइम्स ऑफ इंडिया की तरला दलाल ने एक्सपोज किया था। वो ज़माना था, जो उस शख्स का नाम याद नहीं आ रहा है, जब हर कोई अपना पब्लिक इशू लेकर आ जाता था। कहीं पर एक साइन बोर्ड लगा दिया और पब्लिक इशू का अनाउंसमेंट कर दिया, पैसे बटोरे लोगों से, बैंकों से, गायब हो गए। अरे भला सा नाम था उस इंसान का, आप ही बता दीजिएगा मुझे तो फिलहाल याद नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो उस ज़माने में कुछ फाइनेंशियल एजेंसीज उभरी थी। मेरी समझ में नहीं आता है कि एडवर्टाइजिंग तो एडवर्टाइजिंग ही होती है। एडवर्टाइजिंग के जो बेसिक उसूल हैं वो नहीं बदलते। चाहे आप एयरक्राफ्ट के लिए एडवर्टाइजिंग करें, चाहे आप चॉकलेट्स के लिए एडवर्टाइजिंग करें, चाहे आप कंप्यूटर्स के लिए एडवर्टाइजिंग करें, चाहे आप बैंक के लिए एडवर्टाइजिंग करें, या फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए करें। खैर, उस ज़माने में बहुत सी फाइनेंशियल एजेंसीज उभर आई थी, और जब वो स्कैम एक्सपोज हुआ और अचानक इन एजेंसीज के पास कोई काम नहीं रह गया। खैर, इसको छोड़ते हैं, मैं बात पे आता हूँ। पब्लिक रिलेशंस हम लोग खुद देखते थे एडवर्टाइजिंग में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोपेगेंडा कराना होता है, और आमतौर पर एडिटोरियल वाले
किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखने से बहुत हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं। आजकल तो खैर पैसा लेके ये काम, पैसा देकर ये काम करवाया जा सकता है, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ। लेकिन उन दिनों बहुत मुश्किल था। उन दिनों ये मुमकिन नहीं हुआ करता था कि मैं लिम्का का नाम देकर कोई पॉजिटिव न्यूज़ लिम्का के बारे में चला सकूं। नेगेटिव न्यूज़ पे तो लोग धड़ से आ जाते थे। बीवीओ है लिम्का में, इसमें तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी। ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, एक ज़माने में लोग कहा करते थे कि उससे कैंसर होता है, और हम लोग चीख चीख के कहते रहे कि भाई हम में कोई बीवीओ नहीं है। खैर, मैं लौट रहा हूँ उसी चीज़ पर कि किसी प्रोडक्ट का नाम लिखकर खबर के तौर पर, एडिटोरियल के तौर पर चलवा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए के कुरियन साहब ने, हमने बैठकर आपस में इस बात पर काफ़ी गपशप की थी। हालांकि बाकी के आप जब काम पूरा हो गया लगभग, तो उसके बाद एक्टिवली मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं रहा कभी भी। बस शुरू में, जिसको हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, उन ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम ज़रूर शामिल रहे। तो उस ज़माने में 1988-89 में हमने सोचा कि इंडियन रिकॉर्ड्स के लिए एक बुक होनी चाहिए, और वो बुक लिम्का को न सिर्फ स्पॉन्सर करनी चाहिए, बल्कि खुद उसे एडिट और पब्लिश करना चाहिए। और किताब का नाम लिम्का के नाम पर ही लेकर रखा जाए, क्योंकि जितनी बार उस किताब का नाम लिया जाएगा, उतनी बार लिम्का का ब्रांड नेम लोग दोहराएंगे। अब इसको शेप देने के लिए कि इसका एडिटोरियल बोर्ड कैसा हो, इसका एडिटर कौन हो, इसमें कौन लोग हों जो ये तय करें कि हाँ, ये दावा सही है और इसको जगह देनी ज़रूरी है। इस किताब में इंडियन रिकॉर्ड्स की हैसियत से वो सारी चीज़ तय की गई। और जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, 1990 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का लॉन्च हुआ। शुरू में लोगों ने इसे बहुत सीरियसली नहीं लिया। लोगों को लगा था कि एक पब्लिसिटी स्टंट है, जो था भी, जो आज भी है। इसलिए तो उसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने बायोडेटा में, अपने रिज्यूमे में लिखना शुरू कर दिया कि मुझे इस चीज़ के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है।
जब वो लिखते हैं तब उन्हें याद नहीं रहता कि वो एक ब्रांड की पब्लिसिटी कर रहे हैं, लिम्का का नाम दोहरा रहे हैं, इस अंदाज से दोहरा रहे हैं जहाँ लगे कि इस चीज़ में कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर होगी, क्योंकि किसी तीसरे की राय है, कोई तीसरा इस नाम को दोहरा रहा है। अब भले वो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, बट है तो लिम्का ही। लिम्का आज भी बिक रहा है। 1990 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को लॉन्च किया गया। 1992 में मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन शुरू किया और मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ आने की दावत दी और कोका कोला वापस लौटा। हालांकि जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी उससे पहले भारत में कोका कोला बाकायदा उपलब्ध था। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार में श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बने, जो लिम्का वालों के अच्छे दोस्तों में शुमार किए जाते थे, शामिल हुआ करते थे। उन्होंने सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को कोका कोला के साथ कोका कोला को भी इस देश से देश निकाला दे दिया था, शहर मतलब जिला वतन कर दिया था। सबको अपना अपना काम बंद करके यहाँ से भागना पड़ा था। और पार्ले ने अपना एक नया कोला ड्रिंक लॉन्च किया था। हालांकि उन्हीं दिनों मॉडर्न बेकरीज को भी कोला ड्रिंक लॉन्च करने के लिए कहा गया था। और जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ देती है, उसका नाम कैंपा कोला था या कुछ कोला था, मुझे भी सत्य याद नहीं आ रहा है। मेरी याददाश्त ताज़ा कर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा। मॉडर्न बेकरीज का जो ब्रांड था, मॉडर्न बेकरीज उस ज़माने में सरकारी कंपनी थी। अब मॉडर्न बेकरीज का क्या हाल है, मॉडर्न ब्रेड भी बनाया करते थे वो। तो खैर, थम्स अप के नाम से पार्ले ने अपना कोला ड्रिंक लॉन्च किया, जो बहुत बिका। उसकी कैंपेन हैप्पी डेज आर हियर अगेन, जो मेरे दोस्त वसंत कुमार ने लिखी थी, बहुत चली भी। उसके बाद 1977 से 1992 तक थम्स अप ने अपना रंग जमाए रखा। एक पूरी पीढ़ी थम्स अप पर पली बढ़ी और उसके बाद जब लिबरलाइजेशन में मनमोहन सिंह ने एक बार फिर
मल्टीनेशनल कंपनीज को इस देश में आने का न्योता दिया और कोका कोला लौट कर आए। तब पार्लेज ने 1992 में, यहाँ तक फिर मेरी याददाश्त अगर सही है तो 1992 में अपने ब्रांड्स कोका कोला को बेच दिए। कोका कोला ने गोल्ड स्पॉट तो पहले बंद करा दिया क्योंकि उनका अपना एक ऑरेंज ब्रांड है। उन्होंने लिम्का और थम्स अप भी बंद कराने की कोशिश की, लेकिन इसके इतने लॉयल कंज्यूमर मौजूद थे कि वो इसे बंद करा नहीं पाए। और आज तक लिम्का बनता भी है, लिम्का बिकता भी है, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आज भी छपती है हर साल। और हर साल कुछ सौ कुछ हजार लोग शायद इस लिखने के काबिल हो जाते हैं कि मेरा नाम इस वजह से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। इसको कहते हैं बिग आइडिया, कि आप एक ऐसी चीज सोचिए जो एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि सदियों तक चल सके। अगर आपके पास दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है जो सैकड़ों वर्षों तक नस्ल दर नस्ल चल सकता है, तो मेरी बात मानिए, आप बहुत अजीम, बहुत महान, बहुत ग्रेट आइडिया पर्सन है। बिकॉज ऐसे आइडिया बहुत कम लोगों को आते हैं। और मैं ये मानता हूं कि आइडिया सबसे ज़रूरी है। चलिए, आज कुछ तो तबीयत की गड़बड़, जिसकी वजह से याददाश्त गड़बड़ रही, उस शख्स का नाम तुषार वो कुछ नाम था, मेहता कुछ, मेरे ख्याल से। खैर, तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो एक पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज थी, आज भी बतौर पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज जारी है, अपना काम किए जा रही है। चलिए, खुशी इस बात की है कि इसके बनने में कहीं हम भी मौजूद थे।